कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसका मतलब भाई आप लोग क्या गए हो यार। ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बिजनेस साइकिल वाला और ये जो इंडिकेटर्स है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है ना, यहाँ से। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो बाकी जो बिजनेस साइकिल और लीडिंग इंडिकेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो काइंडली आप लोगों ने ये जरूर करना है, ठीक है जी। बाकी ये तो रिपीटिशन है भाई इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो ये आप देख लें, वही जो हम इस टॉपिक के शुरू में पढ़ चुके हैं। तो ये वही चीजें हैं, ठीक है जी। कास्ट ऑफ ग्रोथ मीन डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रोथ, तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उधर इधर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी थी, उधर एनवायरमेंटल कंसर्न के नाम से ये आया था, इधर भी इनइक्वालिटी उधर भी इनइक्वालिटी थी, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी रिपीटिशन है, आप देख लेकर आपको कोई नया पॉइंट मिल ले। 2 मिनट देखते, बाकी दोस्त भी आ जाए तो इंशाल्लाह शुरू कर लेते हैं फिर जी। तो किसी का कोई कंफ्यूजन केफ टू के हवाले से या कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने पूछना है, तो 1-2 मिनट में आप लोग पूछ ले भाई। इंशाल्लाह फ्राइडे को होगा टेस्ट चैप्टर 1 में, तो मैं आप लोगों को वो व्हाट्सएप कर दूंगा इंशाल्लाह। सुकून से घर में सॉल्व कर लें, फिर मुझे व्हाट्सएप कर लें, मैं चेक करके ना जो जो भी आपकी डिफिशियंसीज हो वो मैं इंशाल्लाह हाईलाइट कर दूंगा। लेकिन फिर हम टेस्ट जल्दी जल्दी लेंगे, ठीक है, 3 दिन के गैप के साथ कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में हम 2 टेस्ट कर लें, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो ये चीजें। जी, तो फिस्कल पॉलिसी की तरफ आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है। तो इंशाल्लाह इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और उसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि हमने कहां कहां से रेवेन्यू जनरेट करना है, और उस रेवेन्यू को जनरेट करके किन किन चीजों पर एक्सपेंड करना है, ठीक है जी। तो मेन फिस्कल पॉलिसी का काम ये होता है कि भाई हम रेवेन्यू कहां से जनरेट कर ले और उस रेवेन्यू को फिर कहां एक्सपेंड कर ले, तो इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है जी। तो फिस्कल पॉलिसी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी ये स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है। फिर फिस्कल पॉलिसी आगे जाके 2 तरह की होती है जी। फिस्कल पॉलिसी की डिफिनीशन में कोई कंफ्यूजन, कि फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की कि जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि यार हमने कहां कहां से रेवेन्यू जनरेट करना है। और नॉर्मली हुकूमत के पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, वो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन होती है, ठीक है। और उसी को कलेक्ट करके, उसी रेवेन्यू को कलेक्ट करके फिर हमने उसको स्पेंड कहाँ कहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल कितना डेवलपमेंट पे करना है, कितना एजुकेशनल पे करना है, कितना हेल्थ पे करना है, कितना आपके सैर तफरीह पे करना है, ठीक है जी। तो इस तरह की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं जी। फिस्कल पॉलिसी में किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी को सिर्फ आप लोग समझे, डिफिनीशन को इतना याद ना रखें, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है और जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि कहाँ कहाँ हमने रेवेन्यू जनरेट करना है और कहाँ कहाँ पे स्पेंड करना है, ठीक है जी। अब फिस्कल पॉलिसी 2 तरह की होगी, या तो एक्सपेंशनरी होगी या कंट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी, याद रखें। मॉनेटरी पॉलिसी भी जब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चैप्टर 11-12 में, तो उधर भी मॉनेटरी पॉलिसी या तो एक्सपेंशनरी होगी या कंट्रैक्शनरी होगी। इधर भी आपके पास फिस्कल पॉलिसी भी या तो एक्सपेंशनरी होगी या कंट्रैक्शनरी होगी, ठीक है जी। तो फिस्कल पॉलिसी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, या एक्सपेंशनरी पॉलिसी या कंट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी का क्या मतलब है? यार मुल्क के हालात सख्त हैं, लोग इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंट नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड लो है, आउटपुट नहीं हो रही है,
एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा है। अब हुकूमत क्या स्टेप्स लेगी कि यार किस तरह हम फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर ले, एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट कर ले, आउटपुट को बूस्ट कर ले, ठीक है ना, और सप्लाई ऑफ मनी को बूस्ट कर ले। ठीक है, ये इंशाल्लाह जो बाकी जो टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ ना, इंशाल्लाह ये अगले चैप्टर में आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हुकूमत क्या स्टेप्स लेगी कि यार अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है कि इकोनॉमी अब डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से डिमांड भी कम है, आउटपुट भी कम है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम है। अब हुकूमत ने इन चीजों को कोप अप करने के लिए, इनको कवर अप करने के लिए इन्वेस्टर को अब बूस्ट करना है, ठीक है, ताकि वो आगे इन्वेस्टमेंट कर ले, इन्वेस्टमेंट से आउटपुट हो, आउटपुट की वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े। अब फिस्कल पॉलिसी के थ्रू किस तरह करेंगे? पहली बात कि वो टैक्स कट्स लगा लेंगे, ठीक है जी, टैक्स कम कर लेंगे या टैक्स नहीं लगाएंगे। जिस तरह आजकल की सिचुएशन है, हुकूमत ने काफी जगहों पर टैक्स कम भी कर दी और टैक्स कट्स भी लगा लिए, ठीक है, हुकूमत कम टैक्स लगा लेगी यार। फॉर एग्जांपल पहले टैक्स के रेट थी फॉर एग्जांपल 30%, ठीक है ना, इनकम टैक्स का रेट फॉर एग्जांपल 30%, यार हमने ना अब ना हम 28% कर लेंगे, टैक्स कट्स लगा लिए, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर बूस्ट हो और इकोनॉमी के अंदर आगे इन्वेस्टमेंट कर ले, ताकि इकोनॉमी का जो सर्कल है वो दोबारा से चल पड़े। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी उस टाइम काम आएगी जब आपकी इकोनॉमी गिर चुकी होती है, जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका होता है, ठीक है। तो अब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए अब हुकूमत ये स्टेप्स लेगी। फिर दूसरा, टैक्स रिबेट्स देगा। टैक्स रिबेट्स देगा मतलब, टैक्स रिबेट्स का मतलब ये कि यार फलां जगह पर आप काम करोगे ना तो आप पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, या फॉर एग्जांपल जो टैक्स हमने आप पे लगाया हो ना वो उसको हम आपको छूट दे देंगे। फिर मैं आपको रिसेंटली मिसाल देता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स आता है ना, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदे पे आ जाते हैं ना 20 रुपए। अब हुकूमत ने कोविड-19 की वजह से चूंकि इंडस्ट्री तकरीबन गिर चुकी है, तो उसने कहा यार अगले साल ना हम आपको रिबेट दे देंगे ना, हम आप पे 10 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। क्लियर जी? तो आपको टैक्स रिबेट दे देंगे। और इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स, अपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर लेगा। इससे क्या होगा? हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स लगाएगा। फॉर एग्जांपल हुकूमत ने यार कोई कंस्ट्रक्शन मतलब बीआरटी शुरू कर दी, हुकूमत ने अपनी स्पेंडिंग शुरू कर दी। मैंने कहा रिबेट्स का मतलब ये कि वो आपको छूट दे देगा, टैक्स कट्स का मतलब ये कि टैक्स का रेट कम कर देगा, ठीक है जी। रिबेट का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल पहले आप पे टैक्स आता था 20, अब वो आप पे ना 10 रुपए टैक्स लगाएगा, ठीक है जी। या आप पे टैक्स नहीं लगाएगा, आप ये काम करोगे, ये फैक्ट्री लगाओगे, फॉर एग्जांपल 2 सालों के अंदर अंदर हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे, अब आपको टैक्स से छूट दे देंगे। समझ रहे हो लेकर? तो इसका मतलब ये टैक्स रिबेट में आपको डिस्काउंट टाइप दे देगा ना हुकूमत, इसको बोलते हैं टैक्स रिबेट्स, टैक्स की जुबान में। कट का मतलब ये उसने टैक्स रेट कम कर दिया ना, टैक्स रिबेट का मतलब ये कि वो आप पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगाएगा, आपको छूट दे देगा ना, फॉर एग्जाम्पल 5 सालों के लिए छूट दे दिया। यहाँ रेट्स की वो कमी आ गई ना, यहाँ आपको वो छूट दे देगा, या आपको फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 सालों में जो टैक्स उसने आप पे लगाएगा वो आपको माफ कर देगा। यार वो आप टैक्स वो ना दो जो पिछले 7-5 सालों में हमने आपको टैक्स दिया था। या केपीके में फैक्ट्री लगाओगे तो हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे 5 सालों के लिए, ठीक है। तो एक डिस्काउंट टाइप चीज होती है ये, जिसको टैक्स की जुबान में टैक्स रिबेट बोलते हैं जी। बाकी को भी कोई सवाल? अच्छा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब ये है कि हुकूमत नए नए प्रोजेक्ट्स लगाएगा। फॉर एग्जांपल हुकूमत ने यार बीआरटी के प्रोजेक्ट्स लगा ली, जिसकी वजह से बीआरटी के प्रोजेक्ट लगाने से क्या हुआ, आपकी एचआर इंडस्ट्री भी चल पड़ी, ठीक है नहीं। आपकी स्टील इंडस्ट्री भी चल पड़ी, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री भी चल पड़ी, आपकी लेबर की इंडस्ट्री भी चल पड़ी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने से भी एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है और आपकी जो सर्कल होती है इकोनॉमिक की वो भी इंक्रीज में, वो भी हरकत में आ जाती है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट भी अपनी स्पेंडिंग ज्यादा कर देगी, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री चल पड़ेगी, नए नए प्रोजेक्ट, नए नए इन्वेस्टमेंट लगाएंगे वो, ठीक है जी। तो इन 3 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन?
तब एक्सपेंशनरी पॉलिसी काम आएगी जब आपकी इकोनॉमी गिर चुकी होती है, और इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये स्टेप हुकूमत लेगी। इससे टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ये तो पॉलिसी है ना गवर्नमेंट की, उसको अपनी थ्योरी थी वो खालिद जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? जी खवातीन भी जरा बताएं। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है, एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी उस टाइम में काम आएगी जब आपकी इकोनॉमी गिर चुकी होती है और आपने अपनी इकोनॉमी को मूवमेंट देना होता है। क्लियर जी, कि किस तरह हम अपनी इकोनॉमी को अब बूस्ट कर लें। तो ये हुकूमत ये स्टेप्स लेगी थ्रू फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। ठीक है जी, इंशाल्लाह यही एक्सपेंशनरी और कंट्रेक्शनरी की जो पॉलिसी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी की भी यही स्टेप्स हैं। अब कंट्रेक्शनरी पॉलिसी, कंट्रेक्शनरी पॉलिसी जब आपका ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो चुका होता है, ठीक है ना, अब वो पीक पे पहुंच चुका होता है और अब आपको लग रहा है कि यार अगर ये मजीद ग्रोथ करेगा, देखो बहुत ज्यादा ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती क्योंकि उससे इन्फ्लेशन का खतरा होता है ना। तो हुकूमत ने तो दोनों साइड्स को देखना होगा ना, कि इन्फ्लेशन भी ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन के अपने फिर नुकसान होते हैं कि अगर इकोनॉमी बहुत ग्रोथ पे भी पहुंच गई, आउटपुट हो रहा है भाई, एग्रीगेट डिमांड हो रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई पे पहुंच गए, तो फिर क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएंगे, वो ज्यादा खर्च करेंगे, तो एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का खतरा होता है। ठीक है, तो अब हुकूमत देख रही कि यार ऑलरेडी हम ग्रोथ पे पहुंच गए हैं और अब ओवर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो अब वो फिर कंट्रेक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। कंट्रेक्शनरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं, इंक्रीज इन टैक्सेस, उसके अपोजिट्स। ठीक है जी, टैक्सेस इंक्रीज कर लेंगे, टैक्सेस का रेट बढ़ा देंगे। रिड्यूस सब्सिडी, भाई इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी नहीं देंगे। सब्सिडी क्या ये होती है, रिबेट्स क्या चीज होती है, कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं, क्लियर जी, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा आप। ठीक है, और वेज फ्रीजेस, तनख्वाह को रोक देंगे, तनख्वाह को जब रोक देंगे तो आपके पास सप्लाई, आपके पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। एग्रीगेट डिमांड की वजह से आपकी फिर ग्रोथ भी गिर जाएगी क्योंकि आउटपुट गिर जाती है ना। तो हुकूमत को अगर लग रहा है कि यार ऑलरेडी ओवर ग्रोथ हो चुका है और उससे अब इन्फ्लेशन आने का खतरा है, ठीक है ना, और हाई इन्फ्लेशन से फिर मसले, बहुत मसले होते हैं, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन में कि क्या क्या मसले होते सकते हैं इन्फ्लेशन से। ठीक है जी, तो फिर हुकूमत ये स्टेप्स लेंगे, ठीक है, कि ताकि अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना उसको के प्रोसेस को थोड़ा सा हम स्लो डाउन कर लें। क्लियर, तो ये स्टेप्स फिर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट्स लेगी। ठीक है जी, तो इनमें कोई कंफ्यूजन जी? तो ये सवाल उसने अभी तक इतना नहीं पूछा, लेकिन अनटेस्टेड एरिया है तो आप एक दो नजर देख ले कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि यार फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो आप बताएं कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करे और कहाँ पे स्पेंड कर ले। फिर अगर वो आपसे पूछे क्या इसके दो टाइप्स होते हैं, जरा वो भी बताएं आप, तो आप बताएं नहीं कि सर एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है और एक कंट्रेक्शनरी पॉलिसी होती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में वो पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट देखना चाहती है कि अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह इंक्रीज कर ले, तो उसके स्टेप्स ये होते हैं। ठीक है, और कंट्रेक्शनरी पॉलिसी में वो इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहते हैं क्योंकि उधर इन्फ्लेशन का खतरा होता है, तो वो किस तरह करते हैं, तो ये इस तरह जी। तो होप्स हो कि ये क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह इसी ही दो टाइप्स को हम मॉनेटरी पॉलिसी में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके फिर अपने टूल्स हैं जी। तो यहां तक कोई सवाल? बिल्कुल जी, बेनिफिट्स में आते हैं ना, बढ़ाएंगे नहीं, अदर बेनिफिट्स में आता है ना जी, परक्विजिट्स में आता है। इंशाल्लाह आप लोग इसको पढ़ लोगे टेक्स्ट में। ठीक है जी, तो यहां तक कोई शक?
जिलेकत, अजहर, मुस्कान, सुंदर, शमीन, शाबाश पूछे। ठीक है जी, ठीक ठीक। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिस्कल पॉलिसी के, ये थोड़ा सा जी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, इसको आप इंपॉर्टेंट अपने अपनी किताबों पर मार्क कर ले। ठीक है जी, फिस्कल पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम इन्फ्लेशन रेट को लो रखें। ठीक है, और इन्फ्लेशन अच्छी चीज नहीं होती इकोनॉमी के लिए, और क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस लेवल स्टेबल नहीं रहता, प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स प्राइस में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी डिस्करेज होता है, उसको पता नहीं होता कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो फिस्कल पॉलिसी का है कि वो हम अपने इन्फ्लेशन को कांस्टेंट रखें, फॉर एग्जांपल मॉडरेट रखें, ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो ना बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो, ठीक है ना, मतलब उसको स्टेबल रखे। तो मैंने आपसे कहा कि वो इन्फ्लेशन को किस तरह स्टेबल रखते हैं, देखो वेजेस फ्रीज कर लेते हैं। तो वेजेस फ्रीज का मतलब ये कि आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है और आप फिर एग्रीगेट डिमांड नहीं कर पाते। जब आपकी परचेजिंग पावर नहीं होगी तो आप डिमांड नहीं कर पाओगे, तो चीजों की कीमतें नहीं बढ़ेगी, तो इसके थ्रू भी वो इन्फ्लेशन को लो रखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव कि आप अपने इन्फ्लेशन को लो रख के, ये फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। भाई लोगों को एम्प्लॉयमेंट लेवल मिले, ठीक है जी, कि हाई एम्प्लॉयमेंट, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का, कि एम्प्लॉयमेंट लेवल मिले लोगों को। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल वो किस तरह, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तो जिसकी वजह से लोगों को फिर रोजगार मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे अभी कहा कि फॉर एग्जांपल बीआरटी लग रही है, तो बीआरटी के लगने से कितनी इंडस्ट्री हरकत में आ जाएगी, आपकी स्टील इंडस्ट्री, आपकी मार्केटिंग इंडस्ट्री, आपकी जो फॉर एग्जांपल एचआर की इंडस्ट्री, आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री, बाकी भी इंडस्ट्री आपकी हरकत में आ जाती है, तो इसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेडी रखना, ओवर ग्रोथ भी अच्छी चीज नहीं है, उससे इन्फ्लेशन का खतरा है, और अंडर ग्रोथ भी अच्छी चीज नहीं है कि बिल्कुल ग्रोथ ही ना हो, ठीक है, तो वो भी एक नुकसानदेह चीज है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिर नहीं होती, और वो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट ना हो तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह अरेज हो जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अचीव करना, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ, अच्छा इन 3 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन जी, इन 3 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन जी? पढ़ ले शाबाश। इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आपस में कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। एक इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट्स भी होती है, इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट्स भी होती है, ठीक है जी। तो इन दोनों को बैलेंस रखना, ठीक है, इन दोनों को इक्विलिब्रियम रखना, ये भी फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कि हमारी एक्सपोर्ट और हमारी इंपोर्ट्स इक्वल हो, ठीक है ना। तो इन दोनों को इक्विलिब्रियम रखना, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। इंशाल्लाह किस तरह रखेंगे, ये हमारा पूरा एक टॉपिक से इंशाल्लाह जब आप लोग पढ़ लोगे और जब आप रिवीजन करोगे तो इंशाल्लाह ये पॉइंट आपको फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप इतना सिर्फ याद रख लें कि इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक शीट होता है जिसमें इंपोर्ट भी होते हैं एक्सपोर्ट भी लिखे होते हैं, ठीक है। इन दोनों को इक्विलिब्रियम रखना है, कांस्टेंट रखना है, इक्वल रखना है, ठीक है जी। तो काइंडली आप इसको यहाँ तक अब रख लें, इंशाल्लाह हमारा पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है हमारा, तो इंशाल्लाह वो आपको क्रिस्टल क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। रन ए बैलेंस बजट, यार इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट जितना भी स्पेंड करती हो ना उसके पास उतना पैसा पड़ा हो, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो भी स्पेंड करना चाहती हो उसने उतनी कलेक्शन की हो, वो उतना खर्च करे जितना उसने कलेक्शन की हो, या वो जितना खर्च करना चाहता हो उनके पास उतना पैसा पड़ा हो। तो ये भी इनका मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमारे पास इतनी कलेक्शन हो, हम इतनी कलेक्शन करें जितना हम खर्च करना चाहते हैं, ठीक है जी, कि हमें किसी से लोन वगैरह की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो रन ए बैलेंस बजट का मतलब ये है। बैलेंस बजट नॉर्मली इसको कहते हैं कि आपके पास इतना पैसा आप खर्च करें जितना आपके पास पड़ा हो, या आप जो भी खर्च कर रहे हो आपके पास उतना पैसा आपके पास हो, ठीक है जी, कि किसी और के पास जाने की जरूरत ना हो आपको, ठीक है।
तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये सवाल थोड़ा सा जी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से ये सवाल इंपॉर्टेंट है जी। और कल जो हमने टिक इंडिकेटर करवाए थे वो, और अपना बिजनेस साइकिल, तो यहां तक कोई सवाल? अगर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो लिमिटेशन के फिर चांसेस हो सकते हैं कि साथ साथ लिमिटेशन भी आए। लिमिटेशन का मतलब है कि फिस्कल पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है जी। पहला फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये कि फिस्कल पॉलिसी नॉर्मली मुख्तलिफ एस्टिमेट और एजम्पशन पर बेस्ड करती है, जो कि अनरियलिस्टिक भी हो सकती है। जब आप फिस्कल वेज फ्रीज का मतलब है कि तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है सब। वेज फ्रीज का मतलब ये कि वो कहते हैं ना वेज फ्रीज हो गई। आपको इंशाल्लाह जब आप लोग जाएंगे तो आपको इस तरह की टर्मिनोलॉजी रियल लाइफ में भी मिलेगी। आर्टिकलशिप के टाइम में भी इंशाल्लाह जब आप यार तनख्वाहें फ्रीज हो गई, क्या मतलब था? ये मतलब तनख्वाहें नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। तो तनख्वाहें ना बढ़ने से ये होगा कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर से ये होगा कि आप फिर डिमांड नहीं करोगे। जब चीजों की डिमांड नहीं करोगे तो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, और ऑल इकोनॉमी के अंदर डिमांड गिर जाएगी, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन लेवल गिर जाएगा। जब लोग डिमांड नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस गिर जाएगी, तो आपका इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो सवाल वेज फ्रीज का मतलब है कि तनख्वाहें ना नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तनख्वाहें मतलब जो भी थी, फॉर एग्जाम्पल इधर थी तो इधर रहेगी, इधर नहीं पहुंचेगी। क्लियर? तो वेज फ्रीज का मतलब ये कि तनख्वाहों का ना बढ़ना, इट्स कॉल्ड वेज फ्रीज। क्लियर? बाकियों को भी अब पॉइंट्स क्लियर है? तो ये बड़ा खूबसूरत सा सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक्स, और आपको होप्स हो कि बहुत सी चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी वैसी भी आम रूटीन में। यार इतना तो पता लग गया कि फिस्कल पॉलिसी क्या होगी। इंशाल्लाह इसके बाद आपको मॉनेटरी पॉलिसी का भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह की टर्मिनोलॉजी आप लोग सुनेंगे टीवी चैनल वगैरह में कि मॉनेटरी पॉलिसी। आप साइड पे बैठे हो और आपके दादा जान आपसे कहे कि बेटा ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो फिर आप लोग क्या कहोगे? या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, या मतलब बजट क्या होता है, ठीक है ना, या इम्पोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी इंशाल्लाह आप रूटीन में बहुत देख लोगे। तो जब आप क्वालिफाई कर लोगे इंशाल्लाह तो यू विल बी ए परफेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये कि फिस्कल पॉलिसी जो होती है ना वो मुख्तलिफ एजम्पशंस पर बेस होती है, मुख्तलिफ प्रेडिक्शन पर, एजम्पशन पर, एस्टिमेट्स पर, जो कि अनरियलिस्टिक होती है और कभी कभी अनरियलिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल आप इज्यूम कर लेते हो फिस्कल पॉलिसी में कि यार आइंदा साल में इतनी रेवेन्यू की कलेक्शन करूंगा, इतनी टैक्सेस कलेक्शन मेरी होगी। तो भाई जब साल गुजर जाता है तो उससे कई गुना कम टैक्स कलेक्शन होती है, तो क्या होता है फिर? यार वो हमने फोरकास्टिंग गलत किया था, हमने वो ना वो प्लानिंग हमारा सही नहीं था, वो बजटिंग हमारी सही नहीं थी, जो हमने एस्टिमेट्स लगाया था ना वो अनरियलिस्टिक थे यार। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी का पहला मसला ये होता है। दूसरा जो मसला आ जाता है ना वो टाइम लेग, कि यार फिस्कल पॉलिसी को बनाने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में काफी टाइम लगता है, जिससे डिजायर्ड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव हम चाहते हैं वो अचीव नहीं होते। तो एक टाइम लेग, एक टाइम गैप आ जाता है बिटवीन द फॉर्मुलेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्लियर जी? तो पहला फोरकास्टिंग कि हमने जो प्रिडिक्शंस लगाई थी, ठीक है जी, वो सही नहीं थी। और दूसरा ये कि यार इम्प्लीमेंटेशन में और फॉर्मुलेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी हमारी सही नहीं थी। तीसरा जो पॉइंट है वो है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब ये है कि कभी कभी हुकूमत अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट कर लेती है, और वो इन्वेस्टमेंट कर करके वो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना उसको इग्नोर कर लेती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हुकूमत चाहती है कि यार इकोनॉमी बढ़े और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन साथ साथ उससे प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल हुकूमत चाहती है कि यार एक रोड बनाए, एक बड़ा रोड, ठीक है ना, या फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट लगाए ऑरेंज ट्रेन वगैरह वाले जी, ठीक है, और उसमें जो स्टील यूज होगा ना वो फॉर एग्जाम्पल
पाकिस्तान स्टील मिल, जो पाकिस्तान की स्टील मिल है वहां से यूज होगा। क्लियर? अब अगर वहां से यूज होगा तो आपकी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट स्टील मिल है, वो तो बैठ जाएंगे। तो कभी कभी हुकूमत इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इतना खर्च कर लेती है, इतना इन्वेस्टमेंट कर लेती है, जिससे वो अपनी प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इग्नोर कर लेती है। तो फिर इससे भी प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होता है और मसला हो जाते हैं। टैक्सेस, यार कभी कभी मैंने आपसे कहा हुकूमत, अच्छा इन 3 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? इन 3 पॉइंट्स रशा जल्दी जल्दी पढ़ ले। क्राउडिंग आउट का सिंपल मतलब ये है कि अगर हुकूमत एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर या इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना चाहती है तो वो प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर कर लेती है। उससे प्राइवेट सेक्टर को कभी कभी नुकसान भी हो जाता है ना। यार फॉर एग्जांपल वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो लगाना चाहती है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है ना, तो अब उसने इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना है लेकिन वो कभी कभी प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर कर लेती है। तो ये वास्ट टर्मिनोलॉजी है, इंशाल्लाह इसको इसी हद तक समझे आप लोग कि क्राउडिंग आउट का मतलब ये है, उसने एक टेक्निकल टर्म यूज किया। टैक्सेस का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि हुकूमत के पास जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ इनकम उसके पास है टैक्स कलेक्शन, उसके पास मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब टैक्स कलेक्शन से क्या होता है यार, मैंने आपसे कहा था कि जब टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी तो आपकी पर्सनल इनकम कम होगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के कम होने का मतलब ये कि आपकी परचेजिंग पावर कम, और परचेजिंग पावर कम होने का मतलब ये एग्रीगेट डिमांड का गिर जाना। तो जब आपकी पर्सनल इनकम कम होगी तो फिर आप में एक डिमोटिवेशन आएगी, क्योंकि आपको यार मैं अगर बहुत भी ज्यादा कमाऊं तो मुझ पे ज्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से मेरी डीपीआई कम हो जाएगी और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे टुवर्ड द वर्क। फिर आपका काम करने में दिल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं यार मुझसे तो ज्यादा टैक्सेस हुकूमत लेके चली जाती है, तो भाई मैं इतना ज्यादा काम क्यों करूं। ठीक है जी। तो क्योंकि उसके पास मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेस है, और टैक्सेस से फिर आपकी एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्यों रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि आपकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम गिर जाती है, आपका परचेजिंग पावर गिर जाता है, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो टुवर्ड द वर्क, तो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी गिर जाती है। तो ये थे लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो काइंडली इसको भी जरा आप एक नजर पर देख लें जी। जरा देख ले शाबाश, पूछ ले जी। अहमद, अजहर, सलमान, सिद्दीक, सबा, मुस्कान, सुंदर, शमीन, इकरा, शाबाश, लेकत, शाबाश, पूछिए। ठीक है जी। सही है जी। अब पब्लिक सेक्टर फाइनेंस, हुकूमत को सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका जो रिवेन्यू होता है ना, एक तो उसका मेन सोर्स वही होता है टैक्स कलेक्शन। लेकिन हुकूमत को कभी कभी कहीं और जगह से भी फाइनेंस मिल जाती है, बोरिंग की शक्ल में, यानी लोन की शक्ल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हुकूमत ने ना स्टेट बैंक से ना लोन ले लिया, क्लियर जी, टी बिल्स की शक्ल में। तो हुकूमत या तो नेशनल डेट्स या पब्लिक डेट्स या वो टी बिल्स की शक्ल में लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल डेट्स का मतलब ये कि इंटर गवर्नमेंटल जो इंट्रा गवर्नमेंटल जो सूबे वगैरह या हुकूमत स्टेट बैंक से या स्टेट बैंक हुकूमत से जो लोन लेती है ना, इसको कहते हैं नेशनल डेट। विद इन द कंट्री आप जो डेट्स लेते हो ना, ठीक है ना, उसको कहते हैं नेशनल डेट। फॉर एग्जांपल हुकूमत ने स्टेट बैंक से लोन ले लिया या फॉर एग्जांपल किसी और बैंक से लोन ले लिया, तो इसको कहते हैं नेशनल डेट। ठीक है जी।
एक होती है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट फॉर एग्जांपल जिस तरह वो हुकूमत बॉन्ड इशू करती है ना, हम लोग बॉन्ड लेते हैं। बॉन्ड बॉन्ड देखे कभी बॉन्ड? फॉर एग्जांपल वो 250 रुपए वाला बॉन्ड और 750 रुपए वाला बॉन्ड जो चौकीदार वगैरह में मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये लोन लेती है हुकूमत हमसे, ठीक है, वो हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर ले लेती है और हमसे पैसों की शक्ल में लोन लेती है, ठीक है। बाद में हम उसको बेच भी सकते हैं और अगर कभी निकल आया तो ठीक है, इट्स ओके, क्लियर जी। तो इसको कहते हैं पब्लिक डेट्स। तो नेशनल डेट्स वो डेट्स होती हैं जब विद इन द कंट्री हुकूमत किसी से लोन लेती हो, तो चाहे वो स्टेट बैंक से ले ले, चाहे वो किसी सूबाई हुकूमत से ले ले, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट से ले ले, तो इसको कहते हैं इंट्रा गवर्नमेंटल डेट। इंट्रा गवर्नमेंटल डेट मीन्स विद इन द कंट्री जब आप एक डेट लेते हो। और पब्लिक डेट्स का मतलब है जो जिस तरह यार कंज्यूमर डेट, जिस तरह हमें वो बॉन्ड्स वगैरह इशू कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं पब्लिक डेट, क्लियर जी। तो एक दो तीन तरह की टर्मिनोलॉजी, ये टी बिल्स वगैरह इंशाल्लाह ये आप मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल में पढ़ोगे। टी बिल इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हुकूमत किसी से लोन लेती है तो उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर लेता है, उसको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स, या इसको टी बिल्स भी कहते हैं, या टी फॉर ट्रेजरी। तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने मॉनेटरी पॉलिसी में। तो नेशनल डेट्स विद इन द कंट्री, अब जब आप लोन लेते हैं, एक होता है ना फॉरेन डेट। फॉरेन डेट मीन आउट ऑफ द कंट्री, जब आप किसी से लोन लेते हो तो उसको कहते हैं फॉरेन डेट। एक होता है नेशनल डेट की जब आप विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री जब आप किसी से लोन लेते हो तो इसको कहते हैं नेशनल डेट, ठीक है जी। पब्लिक डेट वो होती है जो हम जैसे लोगों से वो बॉन्ड्स वगैरह की शक्ल में लोन लेते हैं या मोर्टगेज वगैरह की शक्ल में। तो इंशाल्लाह इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दो टर्मिनोलॉजी थे, ये जरा आप पढ़ ले, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको आप पढ़ ले, ठीक है। ये होते क्या है बेरिसिंग ऑब्जेक्टिव, ये भी जरा आप देख ले, और यूज ऑफ फिस्कल बजट, ठीक है। तो इसको भी आप फिस्कल बजट कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये तकरीबन हम पढ़ चुके हैं, क्लियर जी। तो यहाँ तक कोई सवाल? जी क्लियर, बाकियों को भी क्लियर है? हाँ, अब हम आ जाते हैं टैक्सेशन की तरफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक से जी ये ऑनवर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है जी, ये तो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, छोटा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ तक आप लोगों ने जो याद करने के लिए आप लोगों ने जिस पे आप लोगों ने फोकस करना है जी, ये जो हम पढ़ चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशन अपने अपनी किताबों में मार्क कर ले अगर आपके पास फिजिकल बुक्स अवेलेबल हैं, अदरवाइज आप फिर इसको ना नोट कर ले जी, ठीक है जी। इसको आप देख ले, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ देख ले, आसान है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी ये, इसके अगेंस्ट जो होगी वो कंट्रेक्शनरी पॉलिसी, तो टैक्स कट वगैरह इसके देखो आप, ये एंटोनिम्स टाइप है। तो अगर आपको ये याद हो तो कंट्रेक्शनरी पॉलिसी आपको खुद ब खुद इसके अपोजिट है, तो आपको पता लग जाएगा, क्लियर। ये भी आप एक नजर देख लिया, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको देख ले, याद करने की जरूरत नहीं शायद। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये इंडिकेटर वाले, इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड रिसेशंस, तो ये जी इंपॉर्टेंट है। और ये